फिल्म न्यूयॉर्क शहर में शुरू होती है, जहां हम मिलेनियम बिल्डिंग नामक गगनचुंबी इमारत देखते हैं। वहां दो विकृत सुरक्षा गार्ड दूसरी इमारत में वेश्याओं पर जासूसी करने के लिए दूरबीन का उपयोग कर रहे हैं। जब उनका बॉस उन्हें बुलाता है तो वे लिफ्ट की ओर चले जाते हैं। उनमें से एक शौचालय जाता है, जबकि उसका सहकर्मी बाहर इंतजार करता है। इस समय आदमी ने देखा कि लिफ्ट अजीब हरकत कर रही है और उसकी टॉर्च दरवाजे के बीच दब गई है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता कि क्या हुआ, उसका सहकर्मी शौचालय से लौट आया और वे दोनों लिफ्ट में चढ़ गए। अगली सुबह हम दो मैकेनिकों मार्क और जेफ से मिलते हैं, जो एक एलिवेटर कंपनी के लिए काम करते हैं। मार्क शिकायत करता है कि उसका काम उबाऊ है, लेकिन नाराज जेफ उससे कहता है कि उसके पास जो है उसकी सराहना करो। यह पता चला कि जेफ ने उसके लिए इस नई नौकरी की व्यवस्था की थी, इसलिए वह अपने दोस्त से विनती करता है कि वह उसे फिर से निराश न करे। मिलेनियम बिल्डिंग में गर्भवती महिलाओं का एक समूह अपने सामान्य व्यायाम सत्र के बाद लिफ्ट में प्रवेश करता है। हालांकि उन्हें उनकी निर्धारित मंजिल पर ले जाने के बजाय यह तेजी से नीचे उतरना शुरू कर देता है। डरी हुई महिलाओं में से एक खुला बटन दबाती है, लेकिन यह काम नहीं करता है। जब उन्हें पता चलता है कि वे फंस गए हैं तो वे घबरा जाते हैं और मदद के लिए पुकारने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई संकेत नहीं मिलता है। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि दो महिलाओं को प्रसव पीड़ा होने लगती है। इस बीच लिफ्ट के बाहर भवन अधिकारियों को स्थिति के बारे में पता चला। दो श्रमिकों को बुलाया जाता है और दरवाजा खोलने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वे असफल रहते हैं। एक सुरक्षा गार्ड बहुत चिंतित हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी गर्भवती पत्नी अंदर है। वह एक बड़ी कुल्हाड़ी उठाता है और दरवाजा तोड़ने की बेताब कोशिश करता है। अंत में दरवाजा अपने आप खुल जाता है और गार्ड यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि अंदर दो महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद दृश्य मार्क और जेफ के नाश्ते के लिए एक भोजनालय में पहुंचने पर केंद्रित हो जाता है। वे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन जेफ को अचानक मिलेनियम बिल्डिंग में खराब लिफ्ट के बारे में फोन आता है। यह दोनों को अपना नाश्ता छोड़ने और स्थान की ओर भागने के लिए मजबूर करता है। कहीं और हमारी मुलाकात जेनिफर नाम की एक युवा पत्रकार से होती है, जिसे उसके बॉस के कार्यालय में बुलाया जाता है। वह उसे मिलेनियम बिल्डिंग की खराब लिफ्ट से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताता है। फिर वह उसे तुरंत वहां जाने और अपने प्रतिस्पर्धियों के सामने कहानी पेश करने का आदेश देता है। कुछ ही समय बाद जेनिफर इमारत में पहुंचती है और देखती है कि कई महिलाओं को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। वह उनका साक्षात्कार लेने का प्रयास करती है, लेकिन मेडिकल स्टाफ उन्हें भगा देता है। इस बीच मार्क और जेफ भी इमारत में पहुँचते हैं और बिल्डिंग स्टाफ से मिलते हैं। वह व्यक्ति पिछली घटना समझाते हुए उन्हें इंजन कक्ष की ओर ले जाता है। वह जेफ के पूर्व सहयोगी कोवाल्स्की के बारे में भी बात करते हैं, जिन्होंने अकल्पनीय अपराध किया था, लेकिन इससे जेफ परेशान हो जाता है और वह उस व्यक्ति को चले जाने के लिए कहता है। फिर दोनों काम पर लग जाते हैं और इंजन कक्ष में हर मशीनरी की जांच करना शुरू कर देते हैं, लेकिन घंटों निरीक्षण के बाद भी उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला। इमारत में कहीं एक अंधा आदमी और उसका कुत्ता सैलून से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह लिफ्ट में चढ़ता है, लेकिन तुरंत उसे पता चलता है कि बटन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। यह उसे छोड़ने और इसके बजाय दूसरी लिफ्ट लेने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, हम देखते हैं कि एक विशाल खाई के अलावा कदम रखने के लिए कुछ भी नहीं है। उसका कुत्ता उसे चेतावनी देने के लिए कई बार भौंकता है, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता। दुखद रूप से वह अपने कुत्ते को अपने साथ खींचते हुए लिफ्ट शाफ्ट में गिर जाता है। शाम को मार्क अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर जाता है। दंपति के बीच कल रात झगड़ा हुआ था, इसलिए वह माफी मांगने के लिए उसके लिए फूल लेकर आया है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसे पता चला कि वह किसी दूसरे आदमी के साथ सो रही है, जिससे उसका दिल टूट गया। इस बीच मिलेनियम बिल्डिंग में दो सुरक्षा गार्डों को सूचित किया गया कि लिफ्ट फिर से अजीब तरीके से काम कर रही है। जांच करने पर उन्हें एक लिफ्ट का दरवाजा मिला जो अपने आप खुलता और बंद होता है। एक गार्ड ने अंदर झांककर देखा और पाया कि कुत्ता शाफ्ट में रस्सी से लटका हुआ है। इससे पहले कि वह स्थिति की रिपोर्ट कर सके, दरवाजा अप्रत्याशित रूप से बंद हो जाता है, जिससे उसका सिर उनके बीच फंस जाता है। वह अपने साथी से कुछ करने का आग्रह करता है, लेकिन लिफ्ट नीचे उतरने लगती है। परिणामस्वरूप बेरहमी से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है, जिससे उसका साथी भयभीत हो जाता है। बाद में मार्क इमारत में लौट आता है और जेनिफर उसके पीछे पीछे बाथरूम में चली जाती है। वह अपनी समाचार कहानी के लिए लिफ्ट के बारे में पूछती है, लेकिन मार्क ने यह दावा करते हुए उसे खारिज कर दिया कि सब कुछ ठीक है। जब वह अपनी बात पर कायम रहती है तो वह व्यंग्यपूर्वक टिप्पणी करता है कि लिफ्टों को लोगों को मारने में मजा आता है और उनमें प्रवेश करने वाले हर 10 लोगों में से एक की मृत्यु हो सकती है। जेनिफर उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है और उसका पीछा करना जारी रखती है, लेकिन सुरक्षा गार्ड उसे रोक देते हैं। बाद में जेफ और मार्क इमारत के प्रबंधक मिलिगन और अन्य अधिकारियों से मिलते हैं। वे निरीक्षण के बारे में पूछताछ करते हैं और जेफ बताते हैं कि उन्होंने पूरी जांच की, लेकिन कोई खामी नहीं मिली। इसके बाद मार्क ने सुझाव दिया कि वे लिफ्ट को कुछ दिनों के लिए बंद कर दें ताकि वे आगे की जांच कर सके। हालांकि मिलिगन का दावा है कि यह संभव नहीं है,
क्योंकि उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान होगा। जेफ भी उनसे सहमत है और उन्हें आश्वासन देते हैं कि लिफ्ट पूरी तरह से सुरक्षित है। अगली सुबह जब मार्क काम पर आता है तो वह यह जानकर चौंक जाता है कि जेनिफर ने उसका चेहरा अखबार में प्रकाशित किया है। उन्होंने उनके इस बयान के बारे में भी लिखा है कि लिफ्ट खतरनाक है। उसका बॉस मिशेल उसे अपने कार्यालय में बुलाता है और उससे उसके बयान के बारे में पूछता है। मार्क ने माफी मांगते हुए दावा किया कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इसके बारे में लिखेगी। हालांकि मिशेल ने खुलासा किया कि इस खबर के कारण पुलिस अब मार्क को एक संदिग्ध के रूप में देख रही है। बाद में मार्क ने जेफ को लैब कोट पहने एक व्यक्ति के साथ बहस करते हुए देखा। अपने सहकर्मी से पूछने पर उसे पता चला कि वह व्यक्ति डॉक्टर स्टाइनबर्ग है, जो उनके एलिवेटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों को डिजाइन करता है। इसके बाद मार्क ने जेफ के पूर्व सहयोगी कोवाल्स्की के बारे में पूछताछ की और पता चला कि उसने खुद को और अपनी कार को आग लगाकर अकल्पनीय काम किया है। इस बीच हम दो लोगों को मिलेनियम बिल्डिंग के गैरेज में स्केटबोर्डिंग करते हुए देखते हैं। कुछ क्षण बाद उनमें से एक कार से टकरा जाता है और घायल हो जाता है। वह थोड़ी देर के लिए फर्श पर बैठता है, लेकिन अचानक उसके पीछे लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और उसे अंदर खींच लेता है। इसके बाद उसे 86वीं मंजिल पर ले जाया जाता है, जहां से उसे इमारत से बाहर फेंक दिया जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद मार्क टीवी पर समाचार देखता है और उसे पता चलता है कि पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया है। वह जांच करने के लिए इमारत की ओर भागता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं। इस समय वह जेनिफर को पत्रकारों के बीच देखता है और तेजी से उसके पास आता है। वह उसके बारे में लिखने के लिए माफी मांगती है, यह कहते हुए कि उसके पास अपनी कहानी के लिए और कुछ नहीं था। मार्क ने इस बार उसे माफ कर दिया, लेकिन उससे अपने पेपर में दोबारा उसका उल्लेख न करने के लिए कहा। शाम को जेनिफर मार्क से अचानक उसके घर मिलने जाती है। वह उसे स्केटर की मौत का सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जो बहुत अजीब है। जेनिफर बताती है कि लिफ्ट को 86 मंजिल तक चढ़ने में सामान्यतः लगभग 40 सेकंड से 1 मिनट तक का समय लगता है। हालांकि वीडियो में लिफ्ट 2 सेकंड से भी कम समय में उन मंजिलों तक पहुंच जाती है। मार्क जानकारी से स्तब्ध है और उसे यह समझने में कठिनाई हो रही है कि क्या हो रहा है। फिर वे जेफ से मिलने जाते हैं और उसे वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह किसी और चीज में व्यस्त है। वह उनकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहीं चला जाता है। बाद में एक रेस्तरां में मार्क जेनिफर को बताते हैं कि लिफ्ट के विभिन्न हिस्से कैसे संचालित होते हैं। वह स्टाइनबर्ग के बारे में भी बात करते हैं, जिन्होंने अपनी कंपनी के लिए एलिवेटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों को डिजाइन किया था। फिर दोनों जेनिफर के कार्यालय जाते हैं और स्टाइनबर्ग पर कुछ शोध करते हैं। उन्हें पता चला कि उसका पहला नाम गुंथर है और उसने एक बार डॉल्फिन मस्तिष्क का उपयोग करके कंप्यूटर चिप्स को जैविक रूप से पुनः प्रस्तुत करने का प्रयोग किया था। हालांकि परियोजना भयानक रूप से गलत हो गई और स्टाइनबर्ग को निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने एलिवेटर कंपनी के लिए काम करना शुरू किया, क्योंकि उनके पास इस क्षेत्र में काफी अनुभव था। यह सब जानने के बाद जेनिफर को यकीन हो गया कि स्टाइनबर्ग रहस्यमय मौतों में शामिल है। अगली सुबह मिलिगन इमारत के चारों ओर घूम रहा था जब उसे लिफ्ट शाफ्ट में जेफ का शव मिला। जब जेनिफर और मार्क पहुंचे तो वे यह जानकर हैरान रह गए कि पुलिस ने एक बार फिर इसे आत्महत्या करार दिया है। इसके अलावा बिल्डिंग अधिकारी जेफ को आतंकवादी करार देते हैं और जनता को सूचित करते हैं कि खतरा टल गया है। मार्क को विश्वास नहीं हुआ कि उसका दोस्त ऐसा कुछ कर सकता है, इसलिए वह और जेनिफर सच्चाई का पता लगाने के लिए निकल पड़े। दोपहर में दोनों ने कोवाल्स्की के घर जाने का फैसला किया, जिनकी कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। वहां उनकी मुलाकात उसकी विधवा से होती है, जो बताती है कि उसके पति की मृत्यु कार दुर्घटना में नहीं हुई थी। वह बताती है कि लिफ्ट शाफ्ट में उसकी हत्या कर दी गई क्योंकि वह कुछ ऐसा जानता था जो उसे नहीं जानना चाहिए था। महिला के मुताबिक उसके पति की आत्मा आज भी लिफ्ट में भटकती है और इसी कारण लगातार लोगों की मौत हो रही है। इमारत में पीछे हम लोगों के एक समूह को लिफ्ट में प्रवेश करते हुए देखते हैं। जब लिफ्ट तेजी से चलने लगती है तो चीजें फिर से गलत होने लगती हैं। कोई तुरंत आपातकालीन बटन दबा देता है, जो स्पष्ट रूप से काम नहीं करता है। इससे हर कोई दहशत की स्थिति में आ जाता है और एक बच्चे की पैंट भी फट जाती है। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए फर्श अचानक टूट गए, जिससे लोग शाफ्ट में गिर गए और मर गए। इसके बाद लिफ्ट की गति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वह अंततः इमारत की छत को तोड़ नहीं देती। घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी कर इसे आतंकवादी कृत्य बताया। किसी को भी प्रवेश करने से रोकने के लिए इमारत में एक स्वॉट टीम तैनात की जाती है। इस बीच मिशेल स्टाइनबर्ग से मिलता है और हर चीज के लिए उसे दोषी ठहराता है। उत्तरार्ध का दावा है कि यह मानवता को बदलने वाली उनकी भव्य योजनाओं में केवल एक छोटा सा झटका है। मिशेल ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उनसे जल्द से जल्द समाधान खोजने का आग्रह किया। हालांकि स्टाइनबर्ग का कहना है कि चीजें हाथ से बाहर हो गई हैं और उनके नियंत्रण से बाहर है। शाम को जेनिफर एक वैन में इमारत में पहुंचती है,
जबकि मार्क पिछली सीट पर छिप जाता है। वह दावा करती है कि वह एलिवेटर कंपनी से है, लेकिन गार्ड उसे वैन का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। जेनिफर अनिच्छा से बाध्य होती है और दरवाजा खोलने के लिए बाहर निकलती है। तभी उसे अपने सहकर्मी का फोन आता है, जिसे उसने स्टाइनबर्ग की जांच करने के लिए कहा था। उन्होंने खुलासा किया कि स्टाइनबर्ग को निकाल दिए जाने के बाद भी उन्होंने बायोचिप्स पर काम करना जारी रखा, हालांकि डॉल्फिन दिमाग के साथ नहीं बल्कि किसी और चीज के साथ। वह जेनिफर को सतर्क रहने की सलाह देता है और फोन रख देता है। इस समय के दौरान मार्क वैन से बाहर निकलने और मिलेनियम बिल्डिंग में प्रवेश करने में सफल हो जाता है। अगले दृश्य में पुलिस को पता चलता है कि जेनिफर को लिफ्ट कंपनी ने नहीं भेजा था, इसलिए उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। दूसरी ओर मार्क को एक एलिवेटर शाफ्ट में विशाल मस्तिष्क के आकार का एक बड़ा बायोचिप मिलता है। इससे पता चलता है कि यह अंग अभी भी जीवित है और लिफ्टों को नियंत्रित करता है। वह इसे पेचकस से नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन विफल रहता है जब एक जलती हुई लिफ्ट उसकी ओर आती है। मार्क बमुश्किल बच निकला, जबकि लिफ्ट ने एक स्वॉट अधिकारी को मार डाला जो शाफ्ट से बाहर निकल रहा था। इसके बाद मार्क अधिकारी के मिसाइल लॉन्चर को खोजता है और अंग को नष्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन स्टाइनबर्ग आता है और हस्तक्षेप करता है। वह मार्क पर बंदूक तानता है और उससे कहता है कि उसकी रचना को नष्ट न करे। फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है और स्टाइनबर्ग लगभग लात मारकर मार्क को शाफ्ट से नीचे गिरा देते हैं, लेकिन जेनिफर ठीक समय पर आ जाती है और उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है। इस समय स्वाट टीम आती है और सभी को अपने हथियार छोड़ने का आदेश देती है। स्टाइनबर्ग ने जेनिफर को एक बार फिर बंधक बनाने के अवसर का लाभ उठाया, लेकिन वह मुक्त होने में सफल रही। क्षण भर बाद खलनायक पर उसकी ही रचना द्वारा हमला किया जाता है और मार्क के साथ उसे अंदर खींच लिया जाता है, लेकिन जेनिफर समय रहते मिसाइल लॉन्चर को मार्क तक पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। फिर वह लॉन्चर पकड़ लेता है और अंग पर फायर करता है, अंततः उसे नष्ट कर देता है। विस्फोट की ताकत उसे बाहर धकेल देती है, जबकि स्टाइनबर्ग की क्षतविक्षत लाश कुछ सेकंड बाद गिर जाती है। फिर दृश्य कई दिनों बाद बदल जाता है, जहां मार्क को ठीक होने के बाद अस्पताल छोड़ते हुए देखा जाता है। जेनिफर उसे लेने आती है और जैसे ही वे निकलते हैं वे लिफ्ट में फंस जाते हैं। वह यह सोचकर घबराने लगती है कि राक्षस फिर से वापस आ गया है, लेकिन मार्क अचानक हंसने लगता है, जिससे पता चलता है कि यह सिर्फ एक शरारत थी। फिल्म खत्म हो जाती है जब वह उसे अपने करीब खींचता है और चूमता है।